नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी दिनों से थोड़ा तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वीडियोस लगातार नहीं बना पाई। तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी पढ़ते रहिए, उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर बात करेंगे एनसीईआरटी के सीरीज़ हमारा चल रहा था 11th का, जिससे पहले कि हम 9th और 10th का तो कर चुके थे। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस ज़रूर पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत हो। तो चलिए आज शुरू करेंगे, फिर इसी के अगली कड़ी में शेखर जोशी जी को हम पढ़ने वाले हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो ये दाजू इनकी एक कहानी है, उससे ली गई पंक्तियाँ हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चलिए अब थोड़ा सा शेखर जोशी जी के बारे में जान लेते हैं। शेखर जोशी, जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले एक उत्तराखंड वाले वीडियो में भी मैंने उत्तराखंड के साहित्यकार वाले सेशन में भी मैंने शेखर जोशी जी को बताया था। फिर आज क्योंकि आपके सिलेबस में रखा गया है तो उसको फिर हम इनको जान लेते हैं। 1932 अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, उत्तरांचल उस समय कहते थे हम, ठीक। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये क्या है, इनके कहानी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोसी का घटवार ये कहानी जो है इनकी बहुत ही फेमस कहानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहानी संग्रह है इनके। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है, ठीक। चलिए इनको जो सम्मान मिला था वो है पहल सम्मान। अब थोड़ा और जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि इनकी रचनाओं से प्रश्न ज़रूर बनते हैं, तो सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की, और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस आ, उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेखर जोशी जी थे वो नई कहानी आंदोलन, यानी कि 1960 या 70 के बाद जो कहानियाँ लिखी गई उन्हें नई कहानी आंदोलन कहा गया, और उसी के दौर में लिखने वाले थे शेखर जोशी, ठीक। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी जी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि प्रगतिशील जो समाज में नित्य घटित घटनाएं होती हैं उनके ऊपर इन्होंने लिखना अपनी कलम चलाई, ठीक। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है, यानी कि इनकी कहानियों के विषय किस पर है, जो समाज का एक वर्ग है जो मेहनत करता है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। तो वो जो वर्ग होता है उसको इन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ की बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। तो जो वर्तमान में मैंने बताया ना आपको कि जो परिस्थितियां हैं, समाज के जो वर्ग हैं, और ख़ासकर वो वर्ग जो समाज का मेहनतकश वर्ग है और सुविधा विहीन तबका है, उसको इन्होंने अपनी रचनाओं का के केंद्र में रखा है, ठीक। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित
हो चुकी हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कई बार, क्योंकि ये उत्तराखंड के हैं तो भी आपकी साहित्य मतलब आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे ये हिंदी साहित्य के नए कहानी आंदोलन से जुड़े हुए मतलब हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, तो भी दोनों ही दृष्टिकोणों से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो दाजू पर एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है, ठीक है, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के द्वारा। आप मुझे बताइए, दाजू का मतलब, ये कुमाऊनी भाषा का शब्द है जहाँ तक मुझे लगता है, और आपको क्या इसका अर्थ मतलब अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि दाजू का अर्थ मतलब दाजू किसे कोई रिलेशन में कहते हैं, किसी रिलेशन को तो कहते किसको है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है कि दाजू कहानी में दाजू का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गलता लोहा शेखर शेखर जोशी जी की कहानी की कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। अब जो यहाँ पे आपके 11th के सिलेबस में जो कहानी रखी गई है उसका नाम है गलता लोहा, तो ध्यान रखिएगा ये कहानी ये भी इनकी है, ठीक है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इसी बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। यानी कि उन्होंने दिखावा नहीं किया है, अपनी जो रचनाएं हैं, जो भाषा है, उन्होंने बिल्कुल उसमें क्या किया है, वास्तविकता को अधिक उभारा है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन, ध्यान रखिएगा इस जो गलता लोहा कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है, एक ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मण युवक है जिसका नाम क्या है, मोहन है, ठीक। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं। जो ये कहानी है ना गलता लोहा, इसकी विषय वस्तु है ये, ठीक है। इसका कंक्लूजन, इसका सार हम कह सकते हैं कि इस कहानी में क्या है कि एक ब्राह्मण युवक है, ठीक है। उसकी कैसी मनोदशा है, मतलब वो इस स्थिति में आ चुका है कि वो अपने जातिगत आधार पर अभिमान नहीं कर सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सिर्फ मतलब कोई भी कार्य मतलब कोई छोटा मोटा कार्य करना मेरी जात के खिलाफ है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचता है। उसकी ऐसी मनोदशा हो चुकी है कि वो क्या करता है, कोई भी काम उसे मिल जाए तो वो उसे मतलब करने से नहीं चूकता है। तो यहाँ पर इस तरह की इन्होंने ये कहानी लिखी है। जबकि दूसरा इसमें व्यक्ति है धनराम लोहार, बचपन के ये दोस्त हैं, और जो धनराम लोहार है उसका काम क्या है, हथियार बनाना, हथियार को मतलब लोहा पिघलाना, उससे हथियार तैयार करना। और जबकि एक ब्राह्मण मोहन क्या है, एक ब्राह्मण युवक है, ठीक है, निर्धन है लेकिन ब्राह्मण युवक है, जात से तो ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी वो अपनी जात पात को पीछे छोड़ करके अपने जो धनराम लोहार है उसके आफर पर बैठता है और उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है, यानी कि हथौड़ा चलाता है, उसके काम में हाथ बटाता है, ठीक। तो इस तरह की इन्होंने यहाँ पे एक मनोदशा बताई है कि अगर आप जात पात से ऊंचे हो लेकिन आपके पास कोई कार्य नहीं है करने के लिए, तो आप सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि मेरी जात ऊंची है और कोई भी काम करना मेरी मतलब छोटा काम करना मेरी जात के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान छोटा बड़ा होता है, ठीक है। उसकी सोच, जहाँ तक मुझे लगता है, इंसान की जो सोच होती है वो छोटी बड़ी होती है, जात पात से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो स्वयं अपने को इस तरह से बांट देता है ना। तो इसलिए जो भी काम मिलता है उसे खुशी खुशी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का जहाँ तक मुझे ऐसा सार लगता है, आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको भी इसमें कुछ मैसेज मिलेगा, आप भी इससे कुछ अर्थ ग्रहण करोगे, कुछ सीख मिलेगी, ठीक। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो ये इस कहानी का मैसेज है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बाकी कहानी के अंदर से आपसे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसकी जो सार है, उसका जो कहानी का जो पूरा सार है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह की वो कहानी है, दो मित्र हैं, एक है मोहन और दूसरा है धनराम लोहार। मोहन एक पढ़ा लिखा है,
ठीक है। लेकिन कैसा है, कोई उसके पास कोई काम नहीं है, वो निर्धन है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन धनराम लोहार जो कि पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी अपने छोटे मोटे धंधे में लगा हुआ है। तो अंततः जो युवक मोहन है, जो ब्राह्मण है, वो क्या करता है, अपने मतलब अपने अंदर के जो ब्राह्मण गिरी है, जो इस तरह का भाव है कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको छोड़ करके अपने इस मित्र के साथ काम में लग जाता है। वो भूल जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये काम मेरे मतलब जाति के खिलाफ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहानी है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। गलता कहानी इसका नाम है, ध्यान, गलता लोहा इस कहानी का नाम है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक। और आज का ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो इस सेशन से संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।